का मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम नाज़रीन और सामीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इवनिंग आवर में आज पीर है और 14 अक्टूबर 10 रबीउ सानी, हर पीर के पीर हम सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक, और इसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे हालात हाज़रा की। अस्सलाम वालेकुम मूसी साहब। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारूक भाई आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुद्दमाना सलाम अर्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, आज कुछ करंट अफेयर्स जो पाकिस्तान में कल शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात करने दी जाती है, नहीं करने दी जाती, मुआलिज के बारे में कहा गया है वजारत दाखिला को कि कम से कम डॉक्टर से उनकी मुलाकात करवा दी जाए। और ये कुछ जराए बता रहे हैं कि शायद कल एक डॉक्टर उनसे मुलाकात करे, लेकिन फिर भी हतमी तौर पे अभी फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। क्या कुछ बेहतर नताइज आ सकते हैं पाकिस्तान के लिए शंघाई ताउन तंजीम के, और इस मौके के ऊपर पीटीआई को एहतजाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये हमारे यहाँ बहस चल रही है। बिलावल भुट्टो साहब का नवाज शरीफ से एक वैसे भी मुलाकात हुई और आज भी पता चला है कि उनका फोन पर राब्ता हुआ है। इंडियन वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान कल आएंगे, लेकिन ये भी खारिज इम्कानी है कि ये तमाम सूरत हाल इसमें पाकिस्तान भारत के कोई हालात आपस में कुछ गुफ्तगू होगी। ये सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म की वजह से वो आ रहे हैं। और इसके अलावा आज कुछ ड्रोन हमलों की इतलात हैं मूसी भाई, जिसमें 4 या 5 इसराइली फौजी मारे गए हैं, या वहां पर हालात अभी कशीदा ही हैं। और एक तरफ यूएनओ में अमन अमान के हवाले से इजलास पे इजलास हो रहा है, और दूसरी तरफ से अमेरिका इसराइल को लगातार असलहे की फराहमी भी जारी किए हुए है। तो अगर आप पहले अपडेट्स देना चाहें, और सबसे पहले नाज़रीन बताता चलूं आज अज़ान मगरिब है 6:24, जो अब से तकरीबन 20 मिनट दूर है। उस वक्त हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे आपकी कॉल्स के साथ, और 7 बजे तक हस्बे मामूल हम और आप साथ रहेंगे। तो मुझसे भाई, कोई अपडेट, कोई बेहतरी, कोई हालात की आप देख रहे हैं उस मशरिक़ वस्ता में? जी। बेहतरी नहीं है, बेहतरी तो नहीं है, क्योंकि बेहतरी जब होगी जब खून बहना बंद हो जाएगा तो उसको हम बेहतरी कहेंगे। और जंग जो है वो अपने पूरे शबाब के ऊपर, अपने पूरे जोबन के ऊपर जारी व सारी। इस तरह हमने मुख्तलिफ जो पॉकेट्स हैं, मुख्तलिफ जावियों पे हमने बात की थी कि कितनी जगह से और जो है वो जंग शुरू हो सकती है। जिस तरह से पहले सिर्फ गजा और इसराइल के दरमियान जंग थी, फिर हमने कहा कि उसके बाद लबनान से जो मलेशिया तंजीम, लबनानी फौज नहीं, लबनान के अंदर जो ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह है वो शुरू हो जाएगी, वो शुरू हुई। और लबनान का एक जो है मुहाज खुला, उसके बाद दूसरा मुहाज यमन का खुला, तीसरा मुहाज शाम का खुला, चौथा मुहाज इराक का खुला, और इस तरह से ये जंग का दायरा वसी होता चला गया और आग फैलती चली गई। उन्होंने सारे मुहाज इस वक्त गर्म हैं, और इराक से भी बाकायदा उन्होंने, जब भी मैं खबरें देखता हूँ उन तमाम चीज़ों पे, उन्होंने उसको ज़्यादातर जो है वो हाइफा की जो पोर्ट है उसको उन्होंने टारगेट किया हुआ है। वो वहां पर ड्रोन भेजते रहते हैं और वहां पर वो उसको उनकी इंस्टॉलेशन को बर्बाद करते रहते हैं। तो इराक से तो ये काम मुसलसल हो रहा है। दूसरा शाम से गोलान के ऊपर है। दूसरा जो यमन का है, यमन का भी जो है वो मामला बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो बहरी जहाजों के ऊपर पूरी उनकी नाकाबंदी है, और दूसरे उसके अलावा वो वहां से अब डायरेक्ट जो है वो तल अवीव को थ्रेटन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, इसके अलावा जो घमसान की जंग इस वक्त हो रही है वो गजा से ज्यादा हिजबुल्लाह के साथ हो रही है, और जो कि जमीनी ऑपरेशन था वो तो मेरे ख्याल में अब कोई नतीजा नहीं दे पाया इसराइल को, और वो शायद उसने उस तरह से उनकी उम्मीदें बर नहीं लाया, उसमें उनको बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। बमबारी से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लबनान के अंदर खराब हुआ, और इसके अलावा जो उनका पलटवार है उससे बहुत ज्यादा नुकसान है अंदर इसराइल के अंदर। तो कल की खबर ये थी कि उन्होंने लबनान के ऊपर हमले शायद रोकने को कहा था कि इसको बंद किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। हुनूज इंसानियत का खून बह रहा है, दोनों तरफ से खून बह रहा है। गजा में भी आप देखें, दिल हिला देने वाली फुटेज है, बमबारी के ऊपर, पनाह गुज़ीन कैंप के ऊपर, स्कूलों के ऊपर जिंदा बच्चे जो है वो जल जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, मगर जो है वो अमेरिका का कहा जा रहा है कि थॉट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो वहां पर वो लगाएंगे, क्योंकि जो आयरन डोम वगैरह और तमाम चीजें थी वो रिजल्ट नहीं दे पाई। अगर वो रिजल्ट दे पाती तो ये ना ईरानी हमला हो पाता, और ना हिजबुल्लाह के और इराकियों के ड्रोन्स वहां पर पहुंचते, और यमन के मिसाइल वहां ना पहुंचते। तो इसके माने उसको बाईपास किया, उस टेक्नोलॉजी को,
اور وہاں پر بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی، کیونکہ ہم ہمیشہ ہی کہتے چلے آئیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب بھی جنگ ہوگی انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، آپ کی دسیوں سالوں کی جو محنت ہے وہ تمام چیزیں غارت ہوں گی. جانی نقصان سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہوگا. لوگ ڈسپرس ہوں گے، لوگوں کی زندگی. اگر اس وقت فاروق بھائی اچانک آپ سے کہا جائے کہ فوراً جی جیسی سائرن بجے آپ یہاں سے فوراً شیلٹر ہاؤس چلے جائیں یا یہاں سے دوسرے شہر چلے جائیں، کہیں پہ اپنا بہت گھر چھوڑ مشکل. دیں، آپ سوچیں نا کتنا مشکل کام ہے یہ. کہ انسان سوچتا ہے اس کا پورا گھر ہوتا ہے نا، وہ کیا چیز اٹھائے صحیح بات. اور کیا چیز ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. واپس آئے گا، گھر ملے گا نہیں ملے گا، لٹ چکا ہوگا، جل چکا ہوگا، برباد ہو چکا ہوگا. انسان کی یعنی پوری زندگی، اگر وہ مارا نہیں بھی جاتا، صرف گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، تو بھی اس کی پوری زندگی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تباہ ہو گئی. اور اب وہ روڈ کے اوپر ہے، وہ جا کے خیموں کے اندر بیٹھے. یہ دونوں طرف ہے، نہ صرف لبنان و غزہ میں بلکہ یہ اسرائیل کے اندر بھی ہے کہ سائرن بجتا ہے اور لاکھوں لوگ، ملینز آف لوگ جو ہے شیلٹر ہاؤس کی طرف بھاگتے ہیں. یہ نارمل زندگی نہیں ہے. تو پھر اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں پر فیولنگ کرنے کے بجائے تمام فریقوں کو ایک جگہ پر بٹھا کے پھر یو این او کا فائدہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ کا فائدہ یہ ہے کہ تمام مطلب انسانوں نے اس کو تشکیل دیا ہے کہ آپس میں ہم گفتگو کر سکیں. اگر جنگل والا ماحول ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ ہگایا جائے گا، تو پھر جنگل میں جہاں پر جانور ایک دوسرے کو پچھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت، تو اس میں اور پھر انسانی معاشرے میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ بنیادی فرق انسان کی شعور اور عقل اور فہم کا ہے کہ وہ بیٹھ کے گفتگو کر سکتا ہے اور اپنے مسائل کو اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھ کے اپنے مفاد کے اندر جو ہے وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. تو جب تک یہ ٹیبل پہ بات نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ کبھی بھی جو ہے وہ سدھر سکتا ہے اور اس کا حل ہو سکتا ہے. کوئی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک لڑے جائیں گے خون بہے جائے گا، انسانیت کی تذلیل ہو جائے گی، اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بے بس ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے. تو دل ہلا دینے والی فوٹیج جو ہے وہ دن رات سامنے آتی ہے ہر طرف سے. میں کسی بھی ایک فریق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف انسانیت کی بات کر رہا ہوں. اور اگر انسانیت کی بات کریں تو وہ چاہے اسرائیل ہو، چاہے غزہ ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے یمن ہو، کہیں پر بھی ہو. جنگ سے جو ایک عام آدمی جو فوجی نہیں ہے، جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اس کی زندگی جو متاثر ہوئی ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. کہ کچھ بچے کھو گئے، زندہ چل گئے، کچھ مارے گئے، کسی کے ماں باپ مارے گئے. آپ سوچیں نا، مطلب اس سے کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں؟ اس سے کبھی بھی رزلٹ نہیں نکل سکتا. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے ایام میں کوئی سنجیدہ فیصلہ ہوگا اور جو ہے وہ اس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر اس کا تدارک ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ. صحیح بہت بات ہے، شکریہ. انشاءاللہ. جی تو ناظرین، یقیناً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا قتل عام وہاں پہ، اور وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو امن کی طرف کیسے لے کر جایا جائے. یہ افسوس کی بات ہے کہ یو این او کا اجلاس ہوا اور ہو کے ختم بھی ہو گئے. تقاریر آپ نے سنی ہوں گی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آتے ہیں پاکستان کے کچھ اندرونی معاملات کی طرف، اور اس میں جیسے میں نے بتایا کل شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ شاید 2000 کی دہائی میں روس اور چائنا نے اس کا آغاز کیا نیٹو کے مقابلے میں کچھ اقوام کو ملا کے. لیکن اب کچھ تعداد اس میں اضافہ بھی ہوا ہے. چائنا، بیلاروس، قازقستان، کرگستان اور تاجکستان کے وزراء اعظم کل پاکستان آ رہے ہیں. ایران کے نائب صدر اور انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی پاکستان میں ہوں گے. یعنی ایک بہت بڑا ایک علاقائی طور پہ ہم ایک اہم ترین اجلاس ہم کہہ سکتے ہیں. چائنی وزیر اعظم وہ آ چکے ہیں، اور اس اجلاس کی وجہ سے 17 اکتوبر تک سخت سیکیورٹی کا وہاں پر بندوبست کیا گیا ہے. عدالتوں، اسکولوں میں 3 روز کی چھٹی ہوگی، یعنی بالکل ایک خو کا عالم ہوگا پنڈی اور اسلام آباد میں، اور دکھایا جائے گا کہ ہم بہت زیادہ ایک پرامن ملک ہے. لیکن یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہاں پر بھی دیگر ممالک چلیں، یہاں کی کیا مثال دینی ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی ترقی یافتہ ممالک ہیں. انڈیا یا دیگر جو ممالک ہیں پاکستان کے سارک ممالک کی چلیں، اس میں بھی کوئی اس قسم کا کوئی اجلاس ہو تو اس میں کرفیو کا استعمال نہیں ہوتا. اور دوسری طرف اب یہ صورتحال بھی ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان، اور سب سے دیکھیں جو چھٹیاں تو وہی ہیں لیکن اڈیالہ جیل میں ملاقاتیوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. 18 اکتوبر تک، وہ شاید 10 اکتوبر سے یہ پابندی شروع ہوئی تھی، اور 18 اکتوبر تک ملاقاتیوں کے اوپر پابندی ہے اڈیالہ جیل میں. عمران خان سمیت کسی سے بھی وہاں پر ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو بھی سیکیورٹی ریزن بتایا گیا ہے. تو ایک عجیب صورتحال ہے کہ سیکیورٹی، اور وہ بھی جیل کے اندر. اگر
वो कितना बड़ा कोई खतरा होगा कि जेल के अंदर कैदियों की हिफाजत के लिए आपको मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ये भी एक अजीबोगरीब हमने पहली बार सुना है। ये चंद बार इस अड्याला के ऊपर ये ऐसी पाबंदी पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन ऐसा दुनिया भर में शायद ही कोई मुलाकातियों के ऊपर, या चले मुलाकातियों को छोड़ें, वकला के ऊपर भी पाबंदी लगी हो। और अब यह मुतालबा आया है इमरान खान या पीटीआई की तरफ से। इमरान खान से तो हमारा राब्ता नहीं है। पीटीआई की एक सियासी कमेटी है जिसमें 20-25 अफराद या उनके अहम तरीन अरकान शामिल हैं। उनकी तरफ से ये एहतजाज का ऐलान किया गया कि अगर कम अज कम उनके डॉक्टर से, इमरान पहले मुतालबा था कि गौहर साहब या कोई डॉक्टर या उनकी जो बहन अभी एक आज़ाद हैं, 2 बहनें इमरान खान की, वो भी जेल में हैं और उनको अड्याले के बजाय झेलम जेल में रखा गया है। और ये एक अजीब, और उनके ऊपर बारूद और दहशतगर्दी की एक्ट लगाए गए हैं। और ये भी एक अजीब और गरीब और अफसोसनाक दफात हैं कि जो खवातीन के ऊपर लगाई गई हैं। और बात करने वाले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल देते हैं, बिलावल साहब। उधर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी बेटी के मजालम की बात करते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं जब इनका इक़्तिदार है तो ये किसी की बहन, बेटी या माँ की इज्जत या उनकी सिक्योरिटी या उनकी जो एक सूरत हाल है उस बारे में सोचने के लिए जरा भी तैयार नहीं। तो ये दोहरा म्यार है और पूरा फुल रगड़ा दिया जा रहा है, एक पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे भी इनकी मारपीट हो सके उनको मारा जाए और इनको पीटीआई को दबा के रखा जाए। लेकिन अब देखते हैं कि कल सुबह जो है एक कुछ जराए कह रहे हैं कि शायद डॉक्टर से मुलाकात हो जाए, लेकिन हुकूमत के इस वक्त जो थोड़ी देर पहले आपने भी टॉक शोज देखे होंगे, हुकूमती तर्जमान वज़रा यही कह रहे हैं, जी देखें जी सबके लिए कानून एक ही होता है और ये सिक्योरिटी के लिए अगर हुकूमत ने इक़दाम किए हैं तो वो सब पे लागू होंगे। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि अभी पिछले ही 9 सितंबर को एक जलसा था, उसमें सुबह सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए गए आजम सवाती के लिए और गौहर खान के लिए, और वो इमरान खान से मिल किया और फिर उसी दिन जलसा वो मनसूख कर दिया गया पिंडी में जो था। तो ये क़वायद व ज़वाबित, ये तमाम जो पाबंदियां हैं, हम नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे उस वक्त भी हमें याद है कि किस तरह से वहां पर महफिलें सजा करती थी, किस तरह से वहां पर पुलिस अफसरान के कमरों में जो महफिल हैं वो हुआ करती थी। और फिर नवाज शरीफ साहब को कितनी बार ये इलाज के चक्कर में पहले अदालतों की तरफ से उनको गालिबन 6 हफ्तों के लिए रिलीज कर दिया गया। एक सजा याफ्ता मुजरम को, नवाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान में इलाज के लिए उनको रिलीज किया गया और उसके बाद फिर आपको याद होगा मशहूर जमाना जब प्लेटलेट्स गिरे थे तो फिर उनको बाहर जाने के लिए इजाजत दे दी गई थी। और आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी हम सुनते हैं, जानते हैं कि 11 साल की जो जेल है उन्होंने ज्यादातर अस्पताल में ही काटी है। और जो बड़े बड़े, इवन ये तो बहुत बड़े नाम जो हमारे माशाल्लाह निजाम चलाने वाले लोग हैं, वो कौन सा जितोई एक लड़का था जिसको फिर साकिब निसार साहब ने भी पकड़ा, क्या टीवी लगे हैं, ठाट बाट है, जेलों के अंदर एक रियासत है, फोन्स हैं, सब कुछ उनको सहूलियात मौजूद है। लेकिन क्या वजूहात हैं कि ये जो महाजराई है, हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसी एक महाजराई, और खास तौर पे जब एक इजलास, सरबराही इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो ये खाम खाम में टक्कर लेने की या एक महाज या एक उनको जवाज पेश करने की, और ये एक वजनी मुतालबा है पीटीआई का कि कम से कम डॉक्टर से उनकी मुलाकात जरूर करवा दी जाए। क्योंकि बाज ये अफवाहें भी फिर होती हैं कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, उनको उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। बाज लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि वो अडियाला में है ही नहीं। तो ये सारी चीजें, अफवाहें दम तोड़ जाएंगी और इन अफवाहों को उस वक्त फिर एक पुख्तगी मिलती है, सच्चाई की तरफ वो नजदीक जाते हैं कि जब हुकूमत बिल्कुल इनकारी हो कि नहीं, डॉक्टर से भी नहीं मिलने देना। तो डॉक्टर से उम्मीद है कि कल थोड़ा सा सेंस परवेल होगा और मॉर्निंग के टाइम कल डॉक्टर साहब को कम से कम वो जाएंगे और उनका तिब्बी मुआयना करके बाहर आके सिर्फ सेहत के लिए वो बता देंगे कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन फिलहाल हमें नहीं लग रहा कि वो हुकूमत की तरफ से ये कोई इजाजत दी जाएगी। ऊपर हुकूमत जो है उनसे अगर कोई राब्ता हुआ तो शायद जैसे 7 बजे जेल खुली थी कल 7 बजे खुल जाए। लेकिन अगर ये ना खुली तो फिर कोई कंटेनर, महाजराई, आंसू गैस की फजा जब कायम होगी तो ये शंघाई ताउन तंजीम और ये सरबराही इजलास जो है
उसकी जो एक उसका जो फायदा पाकिस्तान को होना है वो नहीं हो पाएगा, और उसका दोनों फरीक जो हैं वो उसके जिम्मेदार होंगे। और इस मौके पे तो हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है कि हुकूमत ऐसे मामलात में, जब आप कच्चे के डाकू हों, जब आप अभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जिरगा था, उसमें पहले दिन हुकूमत ने उस पाबंदी लगा दी उस पूरी पार्टी पे, उसके बाद उस पाबंदी को ख़त्म किया गया। आपको याद होगा हमने मनाजर देखे, कुंडी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, मोहसिन नकवी और गंडापुर, उनका एक इजलास होता है और वो इजाज़त देते हैं कि मंजूर पश्तीन को वहाँ पर जिरगा करने की इजाज़त दी जाए। यानी गुफ्तो शनीद के बाद तमाम जो मामलात हैं वो हल हो जाते हैं। तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए हमारी हुकूमत तैयार होती है। इवन जयशंकर कल जो इंडिया के, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं कुलभूषण से मिलना चाहता हूं, तो फिर ये क्या कहेंगे कि या उसकी सेहत और सलामती के लिए। तो ये सारी चीजें हैं कि कुछ मामलात को अगर आप हल करना चाहते हो तो हुकूमत अपर हैंड या उसको उसमें फोकियत दिखाती है, क्योंकि हालात ठीक रखना ये सबसे अव्वलीन काम है हुकूमत का। और अगर कल हालात खराब होते हैं तो ये ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है, और उसके बाद फिर पीटीआई की है कि पीटीआई के जो लोग हैं कम से कम 2 दिन यही अगर सुकून के साथ इसको होने देते तो ज्यादा मुल्क के लिए बेहतर था। तो ये सूरत हाल नाज़रीन। और इसमें नून लीग के जो एक सीनियर सियासतदान ख्वाजा साद रफीक, उनका एक ट्वीट आया है कि इमरान खान को उनके मौलिद से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नून लीग के सारे ही दिमाग जो हैं वो मरियम साहिबा से ही टोल लेते हैं या उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, हर जमात में ऐसे होते हैं कि कुछ रवादारी या उनके अंदर इंसानियत जो है वो पार्टी फोकियत या अपने जाती मफादात से बुलंद होती है। तो ये साद रफीक का अच्छा बयान था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को मिलने दिया जाए। अब ये इस पर मिलने दिया जाता है या नहीं, ये अब कल ज्यादा पता चलेगा। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की एक तो 1-to-1 मुलाकात हुई और फिर आज एक टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने आपस में जो राब्ता किया है, लेकिन ये राब्ता आईनी तरामीम या अदालती जो एक उसमें तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है कि एक आईनी अदालत बनाई जाए और उसमें तमाम अदलिया की जो सिफारिशात हैं उस बारे में असर नो उसको जायजा लिया जाए। ये उस बारे में अब टेलीफोनिक राब्ता था। इस टेलीफोनिक राब्ते के बाद अब इसमें जो पकड़ धकड़ है, एमएनएज जो पीटीआई के हैं, सेनेटर जो हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि सरासर एक कुछ लोग जो हैं वो रूपोश हैं। उन्होंने ये भी एक दरखास्त की है कि उनके कुछ घर वालों को उनको नाजायज तंग किया जा रहा है, उनके अजीज़ क़ारब को तंग किया जा रहा है, खुद उनको रूपोश होने की ज़रूरत हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और अगर ये सारा मामला जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की तरह या मुकमुका या पैसा लगाने के चक्कर में अगर ये मामला हुआ तो फिर ये बहुत ही अफसोसनाक होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तरामीम करनी है तो यकजहती के साथ, बल्कि फजल रहमान साहब ने पहले तो ये कह दिया कि ये तो पार्लियामेंट है ही 2 नंबर, तो इसको तरामीम करने का तो मैंडेट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दोबारा उनका कोई अपना मुसवदा आया है या वो चाह रहे हैं कि बजाय के एक अलग अदालत बनाने के कुछ अलग एक बेंच हो, 5 रुकनी या 6 रुकनी या 7 रुकनी, जो अदालत ऐसे आईनी मामलात जो है वो देखे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अब ये शंघाई ताउन तंजीम के बाद दोबारा ये मामला उठेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर एक अहम डेट है। जस्टिस फायज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं, और वैसे तो उनके जो फेयरवेल या जो भी एक तकारीब होती हैं उसका ऐलान हुआ है, लेकिन नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी भी जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद या तो उम्र की बढ़ोतरी के हवाले से कुछ ऐसी तरमीम हो जाए कि 65 की बजाय 68 साल हो जाए, या कोई आईनी अदालत जब बनाई जाए तो उनकी खिदमात ली जाए। तो ये कुछ खबरें थी। 2-3 मिनट हैं मूसी भाई, अगर इस पर कुछ बात करना चाहें तो फिर हम वापस आएंगे तो कॉल्स भी लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सियासी चपखलिश हर मुल्क में होती है, हर जगह सियासी पार्टियां होती हैं, उनके दरमियान रस्साकशी भी होती है, मगर इस तरह से ये एक सियासी पार्टी को बाकायदा क्रश कर देना, ये इसको फिर ये जमहूरियत का जो ये नाम देते हैं, वो सबके सामने तशबाम हो जाता है कि जमहूरियत नहीं है और ये बाकायदा माफिया स्टाइल है।
کہ جس کے نرغے میں جو آ گیا اسے پیش کر دے گا، اور جہاں تک جتنی مذمت نہ کی جائے وہ کم ہے. جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ معاملہ ہے اس کی بالکل کھلے الفاظ کے ساتھ مذمت کی جائے گی، کیونکہ سب جانتے ہیں ہمارا تجزیہ بالکل غیر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم بالکل جو ہے وہ انفرادی طور کے اوپر اس حوالے سے بالکل بات کرتے ہیں. تو بات یہ کہ ان کی بہنوں کے اوپر جو بھی معاملات ہیں وہ اس طرح کی دفاعیں، کیا ان کی بہنیں خودکش ہیں، کیا وہ ہاں ٹیررسٹ ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ توہین کرنے والی بات ہے. اور اگر آپ بے نظیر بھٹو کے اس پر یاد کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں مریم کے اوپر یاد کرتے ہیں، تو تمام چیزوں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر وہی فیل آپ کیوں انجام دیتے ہیں جو ماضی میں بے نظیر کے ساتھ ہوا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جیل جاتی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو کہ ایک نہیں ہونا چاہیے. ایک سیاست کے اندر ایک سیاست کریں آپ، منشور اصل تو سیاست یہ ہے کہ عوام کے سامنے منشور رکھا جائے، جس کا منشور سب سے زیادہ ملک کے حق میں بہتر ہے لوگ اس کو منتخب کریں. اصولاً تو یہ اس کا نام ہے سیاست، جمہوریت. مگر یہاں تو یہ ہے کہ گنڈا راج ہے نا، کہ کون حکومت پر قابض ہوگا دوسرے کو وہ پامال کر دے گا. پھر جب اس کی باری آئے گی تو ملک دیکھے اس میں مائنس ہو گیا، ملک کی ترقی اس میں مائنس ہو گئی. دوسرے کی ہاں جب جی باری آئے گی تو وہ انتقام کے لیے آ رہا ہوگا، اس میں انتقام کے شعلے دہک رہے ہوں گے کہ میں جب آؤں گا تو 4 سال میں نے کیا کرنا ہے. یعنی ملک کے لیے کس طرح سے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، کس طرح سے کیا چیزیں ہوں گی، اس پر ادھر ان کی نگاہ نہیں ہوگی. ان کا یہ ہوگا ان 4 سالوں میں میں نے یہاں پر حل کیسے پھیرنا ہے، میں نے کس طرح سے پامال کر جی ہاں ڈالنا ہے، جی انہوں ہاں، نے اور ویسا نہیں کیا. تو مقابل یہ کو جو جو ہے وہ ریت بالکل صفحہ ہستی سے فیصلہ مٹانا ہے. کیا بریک کا وقت ہو رہا ہے موصف بھائی، اور واپس آ کے انشاءاللہ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے. ناظرین چھوٹا سا وقت